तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। अभी हम पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर हमारा संसाधन एवं विकास। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का दूसरा चैप्टर। तो कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हमारा दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन क्या होता है? तो वन वन जैसे हम देखते हैं जंगल, जंगल क्या होता है? वन, उसी को वन कहते हैं। तो जंगल होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? वन। अब वन्य जीव क्या होते हैं? वन्य जीव, वन्य जीव का मतलब होता है जो जंगल में रहने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन्य जीव। संसाधन आप लोग को बताया गया, तो ऐसी वस्तु जिसके द्वारा हमारे आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति होती है क्या कहलाती है? संसाधन। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक पढ़ना हमें जैव विविधता। क्या पढ़ना है? जैव विविधता। तो जैव विविधता होती क्या है? जैसे हम देखते हैं जीवों में जो विविधता पाई जाती है, जो असमानता पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। जैव विविधता का क्या अर्थ है? आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। ठीक, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सर्कल में होते हैं कि ये इन पर निर्भर है, वो उन पर निर्भर है। ठीक, वही होता है जैव विविधता। ठीक, अब हम देखते हैं तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विभिन्न प्रकार। जो पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तथा पादप जो आश्रित होते हैं, जंतु आश्रित होते हैं, वही क्या होती है? जैव विविधता। मतलब सीधी भाषा में कि जीवों में जो विविधता पाई जाती है वही क्या कहलाती है? जैव विविधता। ठीक, अगला हमारा प्राकृतिक वनस्पति। ये बेसिक पॉइंट थे, पेपर में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? तो प्रकृति के द्वारा जो उगती है वनस्पति वही क्या कहलाती है? अपने आप स्वयं पनपने वाली जो वनस्पति या स्वयं उगने वाली, वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक, आगे हम देखते हैं इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले। मतलब प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने या पनपने वाली जो वनस्पति होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, पनपने वाले पादप समूह वन। पादप समूह का मतलब पादप, पेड़ पौधों का एक ग्रुप। वन जंगल का ग्रुप, ठीक, उसे वन कहते हैं। जो पेड़ पौधों का ग्रुप होता है उसे वन कहा जाता है। ठीक, और घास भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा हुआ अक्षत वनस्पति, क्या लिखा हुआ है? अक्षत वनस्पति, तो समझ जाइएगा प्राकृतिक वनस्पति है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति हो, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। क्या है? स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। स्थानिक पादप क्या होता है? स्थानिक पादप। अक्षत मतलब देखो प्राकृतिक। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति जो कि शुद्ध रूप से भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजाति कहा जाता है। या कहा जाए अपने देश में उगने वाले। ठीक, अपने देश में उगने वाले ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे देश में उगते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्वदेशी। ठीक, स्वदेशी कहलाते हैं। तो स्वदेशी वनस्पति क्या होती है समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक है पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, ये क्या होता है? किसी क्षेत्र के पादप और जंतु, क्या होता है? किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक, वही क्या कहलाता है? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, जो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी या पारितंत्र कहलाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं, यही एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है और मानव भी इसी तंत्र का एक भाग है। तो मनुष्य भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। ठीक, अब देखते हैं फ्लोरा और फौना क्या होता है। ठीक, फ्लोरा देखते हैं। फ्लोरा किसी क्षेत्र या विशेष काल के पादप। मतलब फ्लोरा जो होता है किसी क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर केवल वही पादप उगता है और कोई नहीं उगता, उसी को कहते हैं फ्लोरा। और फौना जंतुओं की प्रजातियां होती हैं। फौना का मतलब जंतु की प्रजातियां। ठीक, ये ध्यान रखना, ये विकल्प में वर्ड कई बार आता है। ये फ्लोरा क्या होता है? जंतु की प्रजाति, वनस्पति की प्रजाति, ये सब पूछा जाता है। तो ये वनस्पति का, इसका संबंध वनस्पति से, इसका संबंध जंतु से। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है भारत में वनस्पति एवं प्राणी जगत। ठीक, भारत में वनस्पति एवं प्राणी जगत देखते हैं। तो भारत अपने वनस्पति जात मतलब फ्लोरा। ठीक, अभी बताया गया फ्लोरा फौना क्या होता है। फ्लोरा का संबंध वनस्पति से है और फौना का संबंध प्राणी से है। प्राणी मतलब जंतु विज्ञान से और फ्लोरा का संबंध वनस्पति विज्ञान से। ठीक, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। भारत अपने वनस्पति जात फ्लोरा में अति समृद्ध है। अति समृद्ध का मतलब वो उसमें भी संपूर्ण है। उस भारत के पास भी पेड़ पौधों की कमी नहीं है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अति समृद्ध भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां। कितनी? 47,000 पादप प्रजातियां और तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक हैं। कैसे हैं? स्थानिक का मतलब स्वदेशी है, अपने देश में पाई जाती है। ठीक, अपने देश में देखो लगभग 41,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक है। स्थानिक का मतलब हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत अपने प्राणी जात, भारत अपने प्राणी जात का मतलब फौना। फौना का संबंध कहां से है? वनस्पति विज्ञान से। ध्यान रखना, ये बोलना मत। वनस्पति का ये हो गया,
फ्लोरा और प्राणी जगत का हो गया, जंतु विज्ञान का कौन हो गया, फोना। याद रखना है, बोलना नहीं है, ठीक। आगे हम देखते हैं, में भी अति समृद्ध। अति समृद्ध का मतलब उसमें भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। यहाँ 81,000 से अधिक, कितने, 81,000 से अधिक प्राणी जंतु या, ठीक, उसी को प्राणी या जंतु कहते हैं, प्रजातियां हैं। कितनी, 81,000 से अधिक जंतु प्रजातियां हैं। और यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजाति, कितनी, 1200 से अधिक। और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी, देखो, मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां। और यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। तो भारत में हमारे देख लो, प्राणी जगत और वनस्पति जगत का कैसा विस्तार बताया गया। मतलब हमारे यहाँ जो लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजाति पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ लगभग 81,000 प्राणी जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजाति है, मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां और लगभग 60,000 प्रजातियां कीट पतंगों की है, ठीक। हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारा भारत में लुप्त प्रजातियां। क्या है, भारत में लुप्त प्रजातियां, मतलब भारत में ऐसी कौन कौन सी प्रजाति है जो लुप्त होने वाली है। तो ये ध्यान रखने का, एक आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तब ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम देखते हैं भारत में लुप्त प्रजातियां जो है कौन कौन सी है। भारत में लुप्त प्रजातियां चीता, कौन सी है, चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, कौन सा, गुलाबी सिर वाला बत्तख, और पहाड़ी कोयल, और जंगली चित्तीदार उल्लू, कौन सा, जंगली चित्तीदार उल्लू, और मधुका इंसी गणेश, ठीक, इंसी गणेश, ठीक। ये जो है वही महुआ का प्रकार है, एक जंगली किस्म है जो हम महुआ यूज करते हैं, उसी का जंगली किस्म है। और हुबर्डिया हेप्टान्यूरान, हुबर्डिया हेप्टान्यूरान क्या है, देखो घास की प्रजाति है। क्या है, घास की प्रजाति। तो ये पूरा लुप्त होने वाली है, मतलब इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, गायब होने वाली है भारत से, ये जल्द ही गायब भी हो सकती है, ध्यान रखिए। उन्हीं को बचाने के लिए प्रावधान भी बनाया जाता है, परियोजना भी बनाई जाती है। इन सबको बचाने के लिए नई नई परियोजनाएं बनाई जाती है, जिससे यहाँ से विलुप्त ना हो जाए, उनको बचाने के लिए नई नई तकनीकी भी बनाई जाती है। हम देखते हैं लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, जो लुप्त होने का अभी खतरा झेल रही है, लुप्त होने वाली है, ठीक, मतलब इनकी कुछ संभावना बची हुई है, लेकिन ये जो है लुप्त होने का खतरा झेल रही है, मतलब ये गायब ही होने वाली है। ये कौन कौन सी है, भारत में बड़े प्रजातियों में से स्तनधारियों की 76 प्रजाति, स्तनधारियों की 76 76 प्रजातियां लुप्त होने वाली है। कितनी, 76 76 प्रजातियां। आगे है पक्षियों की 24 प्रजाति, पक्षियों की 24 प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं। और सरीसृप की 15 प्रजातियां, देखो सरीसृपों की 15 प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं। और जल स्थल चरों की, जो जल स्थल दोनों पर रहते हैं, उनकी 3 प्रजातियां, कितनी, 3 प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, जो खतरा झेल रही है, देखो लुप्त होने का खतरा झेल रही है, ठीक। लगभग 15,000 और 1500 पादप प्रजातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, मतलब 1500 ऐसे पादप प्रजाति हैं जिनके अभी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। पेड़ पौधे भी गायब होने वाले, कितने, 1500 प्रजाति। तो इनको बचाना हमारा ही धर्म है, इन्हीं को बचाने के लिए परियोजनाएं बनाई जाती है कि आप लोग पेड़ मत काटिए, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आगे है हमारा प्रजातियों का वर्गीकरण। क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजातियों का वर्गीकरण क्या देखते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के तहत जो हमारी प्रजातियों का वर्गीकरण है निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक। IUCN के तहत देखो प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला कौन सा, सामान्य जाति, कौन सी, सामान्य जातियां। दूसरा है लुप्त जाति, ठीक। तीसरा है सुवैध जातियां, ठीक। उसके बाद चौथा संकटग्रस्त जातियां, और पांचवा है दुर्लभ जातियां, और छठवां स्थानिक जातियां, ठीक। तो हम पढ़ते हैं पहला सामान्य जाति है। तो पहला हमारा है सामान्य जातियां। तो हम पढ़े अभी जो कि जातियों का जो वर्गीकरण किया गया मुख्य रूप से 6 प्रकार से, कितने, 6 प्रकार से किया गया है। तो पहला जो है सामान्य जाति है। सामान्य जाति वे जातियां जिनकी जीवित रहने के लिए, ठीक, जीवित रहने के लिए संख्या सामान्य मानी जाती है। संख्या सामान्य का मतलब एक उनकी निश्चित संख्या है, वो आराम से जी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, न उनका कोई खतरा है गायब होने का, लुप्त होने का कोई खतरा नहीं है। तो क्या कहलाती है, सामान्य जातियां। जिसमें आता कौन कौन है, देखो जैसे पशु हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, और कृंतक, ठीक, ये हो गया। उसके बाद लुप्त जातियां क्या होती है, लुप्त जातियां जो लुप्त होने वाली हैं, ठीक। वे जातियां जिनके रहने की आवासों में अनुपस्थिति पाई गई है, मतलब ऐसी जातियां जहां उनकी आवास में जाकर देखने पर वो वहां प्रस्तुत ना मिले, अनुपस्थित पाए गए, तो ऐसा माना जा रहा है वो लुप्त होने वाली है, ठीक। जैसे अभी किसी के घर जाओ वो ना मिले तो कहोगे कहाँ गायब हो गए, कहीं चले गए होंगे, यही तो सोचते हो। तो उसी तरह ये है कि उनके आवासों में जाने पर, उनके ठिकानों पर जाने पर ये पता चले कि वो वहां नहीं है, वो लुप्त होने वाले हैं, ठीक। या फिर यही माना जाएगा वो गायब होने वाले हैं। उसमें कौन कौन शामिल है, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं
सुमेध जातियां, सुमेध जातियां जो है, सुमेध जातियां क्या होती है? वे जातियां जिनकी संख्या घनी है, क्या है? घनी है, और अभी आराम से जी रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश उनकी संख्या घटने लगी, किन्हीं कारणवश उनकी संख्या क्या होने लगी? घटने लगी। और जब संख्या घटने लगी तो संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। किसमें? संकटग्रस्त जातियों में। तो संकटग्रस्त जातियों में ना जाए, इसलिए उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना है, अनुकूल परिस्थिति बनाना है कि जिससे सुमेध जाति में ही रहे। इसमें कौन कौन शामिल है? नीली भेड़, एशियाई हाथी आदि। ठीक, तो अगला हम देखते हैं संकटग्रस्त जाति। तो हमारा अगला जो है वो चौथा नंबर संकटग्रस्त जातियां। कौन सी? संकटग्रस्त। तो ये वही जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब ये ऐसी जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक, तो ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां। जैसे हम देखते हैं, जैसे काला हिरन। कौन सा है? काला हिरन। उसके बाद में मगरमच्छ आदि। देखो, दो जानवरों का नाम दिया गया, काला हिरन और मगरमच्छ, मतलब ये ऐसी जाति हैं जो लुप्त होने की कगार पे, संकटग्रस्त हैं, इनको संकटग्रस्त माना गया, मतलब ये गायब हो सकते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं दुर्लभ जातियां। कौन सी जातियां? दुर्लभ। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है। ठीक, सुवेद का मतलब देखो, अभी हम पढ़े थे सुवेद जातियां। इन जातियों की संख्या क्या है? कम है, और सुवेद है मतलब निश्चित है, गायब हो सकती है भविष्य में कभी। तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए स्थानिक, अगला देखते हैं स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां मतलब जो प्रकृति हमारे यहाँ स्थान स्वदेश देश में बनी, जो हमारे देश की जातियां होती हैं उन्हें हम स्थानीय जातियां कहते हैं। हमारे देश की जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टीला। कौन सा? अंडमानी टीला। टीला होता है रेत का, वो गायब होने वाला है। ठीक, अगला है निकोबारी कबूतर, ये भी गायब होने वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुने, वहां पाया जाता है निकोबार वाले क्षेत्रों में निकोबारी कबूतर। ठीक, वो भी गायब होने वाला है। तो ये जो गायब होने वाले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीजन है, उनके लिए अनुकूल वातावरण या अनुकूल परिस्थिति नहीं है हमारे देश में, इसलिए वो गायब हो रहे हैं। ठीक, तो अंडमानी जंगली सूअर, देखो ये भी गायब होने वाला है। तो ये हमारे हो गए जातियों का वर्गीकरण। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारा वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण क्या है? कृषि में विस्तार। पहला क्या है? कृषि में विस्तार। देखो कृषि में विस्तार हुआ है, आंकड़ा दिया गया 1951 से 1980 तक। कितना? 1951 से 1980 तक का आंकड़ा है। 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों का भूमि में बदलाव, मतलब देखो एक बड़े क्षेत्र को किसमें बदल दिया गया? भूमि में। इसके कारण भी उनका हानि हुआ, जीव जंतु मारे गए, जिसके कारण हमें देखने को मिला यहाँ भी कहीं ना कहीं एक कारण हो गया। ठीक, अगला है संवर्धन वृक्षारोपण। संवर्धन का मतलब वृक्षारोपण, जैसे अपने फायदे के लिए केवल कोई वृक्ष लगाना, बाकी को मान्यता ना देना। तो केवल जो फायदे के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं वही क्या होता है? संवर्धन वृक्षारोपण। इसके कारण भी नुकसान हुआ है। विकास परियोजना 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर वनों का सफाया। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाए, फैक्ट्री लगवाई जाए, उसके कारण भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं सफाया हो रहा है। तो इसी में ये भी शामिल है विकास में। ठीक, और इसमें दिया गया है नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर वनों का सफाया हुआ। अगला देखते हैं खनन। खुदाई के द्वारा भी कई नुकसान हुए हैं, जैसे पेट्रोलियम खनन होता है उसमें भी हम देखते हैं, कोयले का खनन होता है उसके द्वारा भी वनस्पति और प्राणी जात को हानि हो रही है ना, ह्रास हो रहा है। ठीक, अगला है संसाधनों का आसमान बंटवारा। संसाधनों का आसमान बंटवारा का मतलब निश्चित हाथों में, निश्चित हाथों में संसाधन का होना, निश्चित हाथों में संसाधन का होना। जो जिनके पास पैसा ज्यादा उनके पास संसाधन है, जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है। तो ये हमें देखने के कारण, इसके कारण भी कहीं ना कहीं वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हो रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ जब अपलोड किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।